हेलो यार। अब मेरी बात समझना। हम ऑलरेडी ये जो नेशनल इनकम है, हम इसमें ऑलरेडी मेरे बच्चे कन्वर्जन सीख चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम सीख चुके हैं कि ग्रॉस से नेट पे कैसे आना है। सीएफसी का रोल है, राइट। डेप्रिसिएशन, सीएफसी माने तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एग्रीड? यस सर, एग्रीड। ठीक है, तो हम सीएफसी की बात कर चुके हैं। मैं सिंपल सिंपल बातें बोलूंगा आपसे। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जा चुका हूं, राइट। एनएफआईए का रोल था। एक कन्वर्जन आप सीख चुके हो। अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि आपको एन से, वापस आ जाओ जरा, आपको एन से ग्रॉस पे जाना है तो आप चले जाओगे। ये मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो मेरी क्लासेस ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं, उन्हीं के लिए ये वीडियो है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे चले जाओगे, वेरी गुड, एनएफआईए का। और एफसी से एमपी पे चले जाओगे। ये कन्वर्जन के लिए हमने 2-3 क्लासेस लगाई। अब आज की क्लास कैसे स्टार्ट होती है? हम जी डोमेस्टिक इनकम को बोलते हैं एनडीपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम को, चैप्टर नेशनल इनकम है, बट डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, एनडीपी एट एफसी। और नेशनल इनकम को हम बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। समझ लो, डोमेस्टिक इनकम को बोल रहे हैं हम, ये वैसे मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, बट स्टिल, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एंड नेशनल इनकम को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मैं इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना तो चाहता हूं कि हम इनकम को हमेशा फैक्टर कॉस्ट पे क्यों चेक करते हैं, क्योंकि नेट पे क्यों चेक करते हैं। नेशनल प्रोडक्ट तो समझ आ गया सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी समझ आ गया कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के बना। तो ये एनएनपी, एनपी तो समझ आ गया, एन नहीं समझ आया और एफसी नहीं समझ आया कि क्यों क्यों हम नेशनल इनकम को जीएनपी एट एमपी क्यों नहीं बोलते। ठीक है, ये इसके पीछे एक रीजन है कि हम नेशनल इनकम को एनएनपी एट एफसी ही क्यों बोलते हैं, एंड व्हाई इट इज मेजर एट एफसी ओनली। क्यों मार्केट प्राइस क्यों नहीं हम मेजर कर रहे हैं अपनी इनकम को, कि एक्चुअल चीजों का वैल्यू क्या है। मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा मेरे बच्चे, ये एक आपके लिए ना ओवरव्यू क्लास थी, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो, नेशनल इनकम को बोलते हैं एनएनपी एट एफसी। फॉर श्योर क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा क्यों हम ग्रॉस पे चेक नहीं करते इनकम, और क्यों हम मार्केट प्राइस पे नहीं चेक करते, हम फैक्टर कॉस्ट पे चेक करते हैं। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम को हम बोलते हैं एनडीपीएफसी। अगर आपको कोई पूछे डोमेस्टिक इनकम क्या है तो आप लिखोगे एनडीपीएफसी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको रिप्रेजेंट तो करना आना चाहिए ना उसको, कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनडीपीएफसी। फिर आते हैं जी नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएनपीएफसी। मेरे बच्चे फिर से एक बार सुन लो यार, नेशनल इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएनपीएफसी और डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफसी। बस, राइट। हाँ जी, आगे जरा चलें। अब हमारा एक मेथड है इनकम मेथड। मैंने जरा गलत लिख दिया है इसको, इसको यहां लिखते हैं हम। मेरा एक मेथड है मेरे बच्चे, इनकम मेथड। यार क्या हो गया ये, चलो कोई नहीं। हमारा एक मेथड स्टार्ट होता है यार, इनकम मेथड। जब हमने ये चीज समझ ली तो अब हम जरा इनकम मेथड पे आते हैं। इनकम मेथड एनडीपीएफसी निकाल पाता है, यानी इनकम मेथड से हमें जो निकल पाएगी, जो हमारी मतलब इनकम निकलेगी, वो डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। 3 मेथड होते हैं, एक बारी मैं फिर बता दूं। एक मेथड है इनकम मेथड, एक मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक मेथड है वैल्यू एडेड मेथड। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 मेथड डिस्कस कर रहा हूं, इनकम और एक्सपेंडिचर, जो बहुत आते हैं। वैल्यू एडेड आता है, मना नहीं कर रहा मैं, बट उसको एक नेक्स्ट पार्ट में रखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं मेरे बच्चे इनकम मेथड। अब अगर मैं आपके साथ इनकम मेथड डिस्कस कर रहा हूं तो इसको समझो। एक मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। अभी तक आपने इनकम कहीं कैलकुलेट नहीं करी, आप अभी तक कन्वर्जन सीख रहे हो। बस ग्रॉस से नेट कैसे जाएं, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आए, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे कैसे आए, अभी तक आप सिर्फ और सिर्फ यही सीख रहे थे। आपने कभी भी मेथड्स नहीं सीखे कि इनकम कैलकुलेट कैसे होगी। तो एक मेथड है इनकम मेथड, उससे हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, नेशनल इनकम नहीं कर सकते। ये तो बड़ी सिरदर्दी की बात है, क्वेश्चन आ गया कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो हम इस मेथड से डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। अभी कंफ्यूज मत होना, सुन लो मेरी बात। एनडीपीएफसी को आप कन्वर्ट करना जानते हैं एनएनपीएफसी में, क्योंकि नेशनल इनकम क्या है? एनएनपीएफसी। ये तो आप कर ही सकते हो ना, एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कन्वर्जन वाली क्लास मैं आपको लास्ट क्लास दे चुका हूँ, कैसे करते हैं मेरे को तो पता है। कुछ बाहर से इनकम आती है, कुछ इंडिया से चली जाती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इतना हिंट काफी है। ठीक है,
माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इतना हिंट मेरे को लग रहा है सफिशिएंट है। तो एनडीपी डोमेस्टिक इनकम को आप नेशनल इनकम बना लेंगे। तो अगर क्वेश्चन आता है कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो एक मेथड ये यूज हो सकता है। अब ये मेथड क्या बोलता है ये समझो। ये मेथड बोलता है भाई, आपको अगर देश में किसी की इनकम कैलकुलेट करनी है ना, तो आप ये चेक कर लो लोगों को इनकम कहां से आ रही है, उससे आपको लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे भारत में इनकम कैलकुलेट करनी है कितनी इनकम है, तो मैं चेक कर लेता हूँ ना हर किसी को कहां से इनकम आ रही है। अभी जरा हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो ब्लैक मनी बीच में मत लाना, हो सकता है आपको आए सर मैंने छुपा लिया पैसा, सरकार को नहीं बताया, मेरे को सैलरी कैश में अलग मिलती है और वाइट के पैसों में अलग मिलती है। अरे ये सब छोड़ो यार, थ्योरी में हमारा इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है, थ्योरी पढ़ना तो सिंपल होता है। तो थ्योरी बोल रही है कि अगर आपको इनकम कैलकुलेट करनी है तो आप डोमेस्टिक इनकम तो बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी में लोग कैसे कैसे पैसा कमा रहे हैं ये देख लो। फॉर एग्जाम्पल लोग जॉब कर रहे हैं तो जॉब से पैसा कमा रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। समझ आई, एम्प्लॉइज को कंपनसेशन मिलती है, दैट इज देयर सैलरी उन्हें मिलती है। वेरी गुड। कुछ लोगों को रेंट आ रहा है, उनकी इनकम है यार। कुछ लोगों को रॉयल्टी आ रही है, फॉर एग्जांपल मैंने एक बुक लिख रखी है उससे मुझे रॉयल्टी आ रही है, रॉयल्टी है मेरी, मेरे नाम बिक रहा है। कुछ लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ लोगों ने लोगों को पैसे ब्याज पे दे रखे हैं, उन्हें ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है। कुछ लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है और उनको वहां से प्रॉफिट आता है। तो ये मैं बोल सकता हूँ ना, मैं बेसिकली लोगों की इनकम कैलकुलेट कर रहा हूँ, लोगों को इनकम कहाँ कहाँ से आ रही है। आप अभी सब छोड़ो, स्क्रीन पे क्या लिखा है आप सिर्फ मुझे सुनते रहो। लोगों को इनकम आ रही है जब वो जॉब करने जा रहे हैं, उनका जो एम्प्लॉयर है वो उन्हें कंपनसेट कर रहा है। एम्प्लॉयर मतलब जो हायर करता है और एम्प्लॉय मतलब जो काम कर रहा है। तो एम्प्लॉइज को सैलरी वैलरी मिलती है, तो कंपनसेशन बोल सकते हैं एक तरीके से। सेकंड चीज आती है ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसमें रेंट रॉयल्टी चीजें आ रही है। सब छोड़ो, अभी मैंने बोल दिया कि इंडिया है, भारत में लोग कैसे कैसे पैसे कमाते हैं। आप बोलोगे सर लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग वेले बैठे हैं लेकिन फिर भी पैसे आ रहे हैं। कैसे कैसे आ रहे हैं सर? रेंट खा रहे हैं, रॉयल्टी खा रहे हैं, इंटरेस्ट खा रहे हैं, प्रॉफिट खा रहे हैं। बिल्कुल बात ठीक है। फिर थर्ड आते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सर कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है आपके जैसे, ना काम कर रहे हैं, ना उन्हें रेंट आ रहा है, रॉयल्टी आ रही है, आपके जैसे। मतलब मैं एग्जांपल ले रहा था रॉयल्टी के टाइम पे, मुझे कोई रॉयल्टी आती नहीं, ये मेरा अभी नाम नहीं दिख रहा। बट मैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदा हूँ जो मिक्स्ड इनकम कमा लेता, कभी ज्यादा कभी कम। तो तीन तरीके के लोग होंगे, या तो जॉब कर रहे होंगे, या अपना काम कर रहे होंगे, या घर बैठे होंगे। यही तो हो सकता है, खुद सोचो ना। यही तो होंगे घर बैठ के रेंट वेंट खाने वाले, सुबह 9 से 5 वाली जॉब करने वाले, और मेरे जैसे जो अपना काम कर रहे हैं बड़े फ्रीली। है नहीं वैसे अपना काम इतना फ्रीली, बट ठीक है, किसी का ऑर्डर नहीं ले रहे हम। तो यही तो तीन तरीके हैं। हाँ सर यही तीन तरीके। तो अब आप क्या करो, अब इन्हीं तरीके से इनकी इनकम कैलकुलेट करो। फॉर एग्जांपल 1 में आप कैलकुलेट कर लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्वेश्चन आएगा, गिवन होगा, गिवन होगा, इसकी वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 25,000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लो 25,000। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, फॉर एग्जांपल 5,000, 25,000 प्लस 5,000, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग रेंट खा रहे हैं। और मिक्स्ड इनकम है 3,000। तो समझ लो लोग जॉब कर रहे हैं, उन्हें वहां से ऑल ओवर नेशन वाइड गिवन होगा 25,000, करोड़ों में गिवन होगा ये। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आप कर दो 25,000, उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दो, और उसमें मिक्स्ड इनकम ऐड कर दो। 25,000 प्लस 5,000 30,000, 30,000 प्लस 3,000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे एग्जाम्पल में बन रही है 33,000। समझ आई बात? नहीं आई? मैं दोबारा बोल देता हूँ यार। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज फॉर एग्जाम्पल समझ लो कितना गिवन था, 25,000, करोड़ों में है ये, ठीक है। आप सिर्फ इतना देखो, ये छोड़ दो यार, ये मत देखो, मत देखो अभी, आप सिर्फ ये देखो, ये, ठीक है। फिर आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। फॉर एग्जांपल गिवन था 5,000, सब मिला दिया, रेंट वेंट सब मिला के ऑपरेटिंग सरप्लस उसको बोलते हैं जब ये रेंट वेंट सब मिल जाए, इसका एक नाम दे दिया, ठीक है। फिर मिक्स्ड इनकम में फॉर एग्जांपल गिवन है 3,000 करोड़, ठीक है। तो टोटल कर लो, आपकी डोमेस्टिक इनकम निकल आई। समझ आ गई ना बात? ऐसे निकल जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, बट स्टिल आपको समझ आ गया कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऐड करो, उसमें दूसरा ऐड करो, उसमें तीसरा ऐड करो, ये तीन ऐड करते ही आपकी डोमेस्टिक इनकम निकलेगी। डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम आपको बनाना आता है, क्वेश्चन में गिवन होगा एनएफआईए, बता दिया मैंने, वीडियो में ही आंसर दे दिया, एनएफआईए गिवन होगा। एक और चीज ऐड कर लो, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए एनएफआईए ऐड होता है, तो इसमें एक एनएफआईए और ऐड कर दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? नेशनल इनकम। सही बोल रहा हूँ यार? जिसको कन्वर्जन आती है उसको तो सही लग रहा है, जिसको नहीं आती वो जरा सोचे। अब जरा फिर से बात करते हैं।
यार मैंने आपको 3 तरीके बताए। कुछ लोग हैं जो भाई सुबह सुबह निकलते हैं नौकरी के लिए, वो भी पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग हैं जी जो घर बैठते हैं वेले आराम से रिलैक्स करके, वो रेंट खा रहे हैं, रॉयल्टी खा रहे हैं, इंटरेस्ट खा रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं कहीं से, शेयर मार्केट में पैसा लगा के, शेयर होल्डर बन के। शेयर होल्डर कंपनी का मालिक होता है एक तरीके से, तो शेयर होल्डर बन गए तो उनको प्रॉफिट आ रहा है। या कुछ लोग हैं सर आपके जैसे जो लगे ही रहते हैं सारा दिन, 9 से 5 भी नहीं, उसके बाद भी आपकी नौकरी चालू रहती है, वो अपना खुद का काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, नेक्स्ट दिन कमाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है जी, ये बात तो समझ आ गई। अब जरा समझे, क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा कि आपको ये हेड्स गिवन होंगे। समझा देता हूं मैं। एक तरीके से ये हेड्स हैं, इनके पार्ट्स होते हैं। जैसे मैंने लिख रखा है ना 1.1 1.2, यानी 1 के अंडर उसका कुछ पार्ट्स है। अगर आपको हेड गिवन हो तो चुपचाप हेड ले लो। अगर आपको पूरा हेड गिवन है 25,000, यानी आपको सारी चीजें मिला के दे दी क्वेश्चन ने, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने सब कुछ आपको दे दिया तो ये तो बेस्ट बात है, बेस्ट बात। अगर ये आपको मिल गया तो ये बेस्ट बात है। हेड अगर आपको मिल गया, जो ये 1 पॉइंट है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर आपको मिल गया तो ये तो बेस्ट है। आपको बाकी कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है फिर। देखो जैसे मैंने जब पढ़ा था तो मेरे को पढ़ाया गया था ये बाप है, ये 1 बाप है, ये 2 ऑपरेटिंग सरप्लस बाप है, और ये 3 ये बाप है। ठीक है, लेकिन ये उसके बच्चे हैं। तो जब बाप गिवन हो तो बाप से बात करते हैं, बच्चों से नहीं बात करते हम। ठीक है, समझ आई बात। तो सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज अगर गिवन हो तो वो ले लो, फिर यहाँ पार्ट्स में मत जाओ। वैसे पार्ट्स क्या है, आई विल एक्सप्लेन। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो ऑपरेटिंग सरप्लस उठा लो, फिर उसके पार्ट्स में मत जाओ, मतलब क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा, सब दे देगा। तो आप क्या करो, बाप से डील करो ना, बाप को उठा लो बस, बच्चे अपने आप देके जाएंगे, अपने आप आ गए वो तो। समझो मेरी बात, जो मेरे मतलब फीलिंग्स है उनको समझो। फिर आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस भी जी, अगर आपको ये बाप है, ये गिवन है, तो ये इसके बेटे छोड़ दो। मैं समझा रहा हूँ, ये पार्ट्स है। अगर आपको मेजर हेडिंग गिवन है ना तो उसके पार्ट्स मत लो, क्योंकि क्वेश्चन क्या होगा, ऑपरेटिंग सरप्लस भी देगा, रेंट भी देगा, रॉयल्टी भी देगा। तो फिर आप चुपचाप ऑपरेटिंग सरप्लस ले लेना। ठीक है, अब पार्ट्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, जो लोग जॉब पे जाते हैं उनको सैलरी वैलरी कैसे आती है, मतलब उनको कंपनसेशन कैसे मिलती जाती है, ये बोलना चाह रहा हूं मैं। सैलरीज एंड वेजेस इन कैश में उनको सैलरीज और वेजेस मिलती हैं। कई को वेजेस मिलती हैं, कई को सैलरी मिलती है कैश में। कई को सैलरीज एंड वेजेस मिलती हैं काइंड में दे दी जाती है उन्हें। ठीक है, तो कई को कैश में सैलरीज एंड वेजेस मिलती हैं, कई को काइंड में मिलती है। डायरेक्ट कैश दे देना, चेक वेक दे देना, वो कैश में आ गया। ठीक है, कुछ काइंड में, कुछ भला कर देना उनका, मतलब उनकी सैलरी में ही बोल के कि भाई मैं तेरी सैलरी की जगह तेरे को ये फोन दे रहा हूँ, ये काइंड हो गया, जो उनका एम्प्लॉयर करता है। और थर्ड बात आती है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। समझो ये बात, ये थोड़ा यूएस का कॉन्सेप्ट है। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम हमारे यहाँ ऐसा ना है, नहीं है। एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप के लिए, कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, कि कल को अगर उसकी जॉब छूटती है, उसके साथ कुछ होता है, तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कौन है, जिसने एम्प्लॉय को हायर कर रखा है। एम्प्लॉयर, मेरे बच्चे मैंने ना ये रेड मार्क भी कर रखा है, आपको दिख रहा हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तेज होता है, क्वेश्चन इसकी जगह एम्प्लॉय दे देता है। मैं समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या है। सोशल सिक्योरिटी के लिए एक पर्सन की बहुत सारी स्कीम्स होती है, उसमें एम्प्लॉयर को, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जुनेजा जी को हायर कर रखा है। ठीक है, हटाओ यार, ये सच में हो जाएगा, उन्हें बुरा लग जाएगा, कोई और लेते हैं यार। फॉर एग्जाम्पल मैंने हायर कर रखा है यार चावला जी को, चावला जी को मैंने हायर कर लिया। अब जब चावला जी को मैंने हायर कर लिया, तो मुझे चावला जी के ना जॉब के बाद भी सोचना है कि यार वो जॉब के बाद क्या करेंगे, क्या मतलब उनका रह जाएगा। मुझे उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचना है। इंडिया में 15,000 से इनकम के कम के लिए छोड़ दो, वो तो अलग पार्ट हो गया। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक मेजर व्यू समझाना चाह रहा हूँ। इंडिया में वैसे इसको एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं बोलते, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। बट हम उस पार्ट में ना जाके ना, हम समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 12th में लिमिटेड आता है। मेरे को ये समझ आ गया, लिमिटेड बातें करनी है हमें, तो लिमिटेड बातें सुन लो। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं एम्प्लॉयर हूँ, वो मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं उनके लिए मैं मतलब मैं उनको सैलरी वैलरी देने के बाद मैं चाहता हूँ यार वो बंदा सिक्योर रहे। मैं उनके लिए कुछ पैसा एक स्कीम में डालता रहता हूँ, जिसको हम बोल रहे हैं सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिससे कल को अगर कुछ हो तो वो पैसा दे नहीं रहा हूँ, मैं एम्प्लॉयर हूँ, मैं दे रहा हूँ उनके लिए। एक तरीके से वो भी मैं उनको कंपनसेट कर रहा हूँ, मिलेगा उन्हीं को, मेरे को वापस नहीं आएगा, उन्हीं को मिलेगा, चावला जी को मिलेगा। ठीक है,
तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यहाँ एम्प्लॉयर की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मैंने चावला जी को कैश दे दिया एज अ सैलरी, मैंने बोला खुश रहो। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार इस बंदे बहुत बढ़िया आदमी है ये काफी तारीफ वारीफ करता है और मेरा काफी अच्छा काम कर देता है, तो अब इसके लिए थोड़ा बेनिफिट करा जाए। करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे। हम इनके बेनिफिट के लिए काम करते हैं। हम इनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, मैं एज अ एम्प्लॉयर इनका मालिक, ठीक है वर्ड एम्प्लॉयर ही रखो, मैं एम्प्लॉयर इनके लिए कुछ पैसा इनकी सिक्योरिटी स्कीम में जमा करा देता हूँ। ठीक है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के लिए जमा करा दिया, अभी उसको डायरेक्टली नहीं दिया, वो खर्च देगा यार, एक उसकी सेफ्टी के लिए पैसा जमा करा रहा हूँ। सिंपल एग्जाम्पल। सर यहाँ एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहा? समझो, मैंने चावला जी को पैसे पकड़ाए, ठीक है, चावला जी ने क्या किया, चावला जी को मैंने सैलरी दी कैश में, वो हमने काउंट कर लिया ना, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश। अब चावला जी उसको खर्चे या चावला जी उसको अपनी सेफ्टी के लिए कंट्रीब्यूशन में जमा कराए, वो उनकी मर्जी है भाई साहब, मैं उनको अब एक्स्ट्रा नहीं दे रहा। मैं समझो कि यहाँ एम्प्लॉय क्यों नहीं आ रहा, कि अगर एम्प्लॉय खुद जाके जमा करा रहा है तो वो आपने काउंट कर लिया, उसको सैलरी एंड वेजेस इन कैश दे चुका हूं, वो डबल काउंटिंग नहीं हो जाएगी अगर एम्प्लॉय आएगा तो। मैं एम्प्लॉय को सैलरीज एंड वेजेस इन कैश दे दी, अब एम्प्लॉय उसको अपनी सिक्योरिटी स्कीम में जमा करा रहा है, तो वो तो हमने उसको पैसा दे दिया ना, समझो मैंने उनको 1000 रुपए दिए, अब वो 1000 रुपए वो दोबारा से सोशल सिक्योरिटी स्कीम में दिया, एम्प्लॉय ने खुद जाके दिया, तो वो तो डबल काउंटिंग हो जाएगी ना, क्योंकि आपने वो चीज यहाँ काउंट कर ली है। समझदार को समझ आ रहा है? ठीक है, मैंने चावला जी को 1000 रुपए दिए, उन्होंने जाके एम्प्लॉय ने खुद जाके अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दी, तो वो तो सैलरीज एंड वेजेस में ऑलरेडी काउंट हो गया ना, इसलिए यहाँ एम्प्लॉय नहीं आता, एम्प्लॉयर्स आता है। एम्प्लॉयर ने, मैंने उन्हें 1000 रुपए दिए सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, मैंने ही, मैं उनका एम्प्लॉयर हूँ, उनके लिए 200 रुपए उनकी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मैंने एम्प्लॉयर ने जमा करा दी, तो ये अलग से पैसे हो गए, टोटल 1200 हो गए। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं, आप जो बात कर रहे हो सैलरीज एंड वेजेस इन कैश मैंने दिया, उन्होंने वही पैसे अपनी सिक्योरिटी के लिए एम्प्लॉय ने खुद डलवा दिए, तो रहे तो 1000 ही ना। समझो यार कि वो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया है, जो उसको सैलरीज एंड वेजेस में आप काउंट कर लोगे। आई होप आपको क्लियर हो, फिर भी नहीं है तो दोबारा रिवाइंड करो और दोबारा से देखो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन काउंट होता है, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयर का, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कैसे कैसे हो सकता है, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश से, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड से, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कई बार ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स को पता है क्या लिख देती है, सीबीएसई तेज बनने की कोशिश करती है नहीं, वो तो देख के ही पता चल गया। एसएसएस, सोशल सिक्योरिटी स्कीम को लिख देगी एसएसएस, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस। बच्चा ढूंढता है ये एसएसएस सर ने बताया नहीं, अबे भाई सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ठीक है। क्लियर है जी, क्लियर है। तो अगर आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन हो तो मारो गोली इन सबको, भगा दो। लेकिन अगर आपको ना गिवन हो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में इन इनको ढूंढोगे। अगर इनकम मेथड से आप ढूंढ पा रहे हो, आप ढूंढोगे सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, मिलेगी कुछ वैल्यू मिलेगी, उसमें ऐड करोगे सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, नहीं दे रखी होगी तो नहीं है वो। फॉर एग्जांपल आपको काइंड नहीं मिल रहा, पागल हुए जा रहे हो, अरे नहीं है भाई वो। कई बार ऐसा ही लिखा होगा सैलरीज एंड वेजेस इन कैश एंड काइंड करके लिखा होगा, तो ये चीजें एक साथ कंबाइन कर दी गई, तो टेंशन मत लो, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश एंड काइंड हो गया। फिर ढूंढो क्या एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस है तो बढ़िया है, नहीं है तो नहीं है, फिर खत्म। ठीक है, ये देख लेना कि उसको कैलकुलेट तो नहीं करना। फॉर एग्जांपल अगर लिखा है कैलकुलेट नेशनल इनकम, ठीक है, ये नहीं लिखा कैलकुलेट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, अगर लिखा है तो उसको जीरो नहीं ले सकते ना मेरे बच्चे, वो तो आपने ढूंढना है। समझो मेरी बात, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस अगर नहीं गिवन और नहीं निकालना तो आप जीरो ले लो, अगर नहीं गिवन है तो मैं स्पेसिफाई कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी वीडियो देखेंगे फिर कमेंट बाजी बहुत करेंगे, इसलिए मैं बता दूं। ठीक है, और आएगा एम्प्लॉयर ही, ये बात याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गई। मेन हेड गिवन हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उसके पार्ट्स ले लेने। ठीक है, पार्ट्स अगर दोनों चीजें गिवन हो, मेन हेड भी और पार्ट्स भी, अबे भाई मेन हेड लेना, अब आपको पकड़। सेकंड आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे बनता है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस बाप गिवन है उसको उठा लो, नहीं गिवन तो कैसे बनता है वो, रेंट से मिलेगा क्वेश्चन में, रॉयलिटी से, इंटरेस्ट से, प्रॉफिट से, ऐसे आपको मिल जाएगा, रेंट, रॉयलिटी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इस सबसे। अब प्रॉफिट कई बार ऐसा होता है प्रॉफिट भी नहीं गिवन होता, बहुत तेज होता है सीबीएसई वाले, तो प्रॉफिट पता है कैसे कैसे बन जाएगा आपका, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है,
इसके बाद प्रॉफिट्स में क्या ऐड कर सकते हो आप, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। ये मतलब प्रॉफिट्स के भी अपने पार्ट हैं, कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट्स नहीं दिखाना होता, तो क्या क्या गिवन होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, और एक और बता देता हूं, डिविडेंड। ठीक है, समझो अब मेरी बात। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो, चुपचाप वो उठाओ, उनके बच्चे मत पूछो फिर कहाँ है कैसे हैं, बाप को पकड़ो, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस ना गिवन हो तो रेंट उठाओ, रॉयलिटी उठाओ, इंटरेस्ट उठाओ, प्रॉफिट हो जो मिल रहा है। ये देख लेना कि क्वेश्चन में ये ना निकला हो कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस। क्वेश्चन बहुत ट्रिकी आते हैं, मैं तो सिर्फ ऑनलाइन आपको ये बात समझा पा रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे तो आप देखोगे, तो मतलब ट्विस्ट करता है वो, कई बार ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना होता है तो जीरो नहीं ले सकते उसको, ये बात समझो। अगर नहीं लिखा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना और सिर्फ लिखा नेशनल इनकम निकालनी है, तो पकड़ो यार, कई कई बार ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट नहीं गिवन होगा, बाकी गिवन होंगे रॉयलिटी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो वो उठा लो ना। रेंट नहीं है तो नहीं होगा उस टाइम पे, जीरो मान लो। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस कैलकुलेट नहीं करना तो, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग सरप्लस तो यार ढूंढना पड़ता है। ठीक है, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली होता है। मैं सिर्फ एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे किस शेप में हो सकता है। सबसे पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑफलाइन आते ही बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, डन है क्लास में बैठ के, दो दो तीन तीन चार चार घंटे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरीज एंड वेजेस इन कैश, सैलरीज एंड वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एसएसएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो तो बहुत अच्छा, बाप को पकड़ो, नहीं गिवन तो बच्चे उठाओ, रेंट, रॉयलिटी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट भी नहीं गिवन होता, तो प्रॉफिट बनाना पड़ता है। प्रॉफिट तीन चीजों को ऐड करके बन सकता है, कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड, इन तरीके से। अब रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, या रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है समझ लो। कंपनी कुछ प्रॉफिट कमाती है, ठीक है, 11th में बीएसटी में पढ़ा था, बट ह्यूमैनिटीज वाले भी इको की वीडियोस देखते हैं तो समझो। कंपनी प्रॉफिट कमाती है, कंपनी, उनके मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर। तो कंपनी ना सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं देती, जो देती है वो डिविडेंड कहलाता है। प्रॉफिट का वो पार्ट दैट इज गिवन टू शेयर होल्डर, दैट इज डिविडेंड। बट प्रॉफिट का वो पार्ट दैट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी, वो पैसा जो कंपनी ने अपने चलाने के लिए या कुछ अपने पास रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया कि शेयर होल्डर्स को अभी नहीं दे रहे, है पैसा शेयर होल्डर्स का, प्रॉफिट कमाया तो मालिकों का है, वो पैसा जो कंपनी रिटेन कर लेती, प्रॉफिट का वो पार्ट जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को नहीं दिया, दिया तो डिविडेंड था, जो नहीं दिया अपने पास रखिए, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, समझो मेरी बात, देख लो स्क्रीन की तरफ, कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं। ठीक है जी, कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का कंपनियां कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं, इसलिए वो प्रॉफिट का पार्ट है। तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट ना गिवन हो तो करना कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस क्या लिखेंगे, डिविडेंड। ये हो गई बात। अगर प्रॉफिट ना गिवन हो, मतलब प्रॉफिट के अपने सब पार्ट्स हैं, मैं ये बोलूंगा ये 2.4.1 है, यानी ये प्रॉफिट का अपना सब पार्ट है, ये 2.4.2 है, ये सब पार्ट है, ये मैं बोलूंगा 2.4.3 है। समझो अब मेरी बात यार, प्लीज 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 जल्दी से समझेंगे हम इस बात को। प्रॉफिट देखो, अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं गिवन तो ढूंढो क्वेश्चन में, रेंट कहाँ है, रॉयल्टी कहाँ है, इंटरेस्ट कहाँ है, प्रॉफिट कहाँ है। और अगर आपको प्रॉफिट भी ना मिले तो प्रॉफिट के पार्ट्स हैं, तो आप ढूंढो, कॉर्पोरेट टैक्स होगा, रिटेन्ड अर्निंग्स होगी, डिविडेंड होगा। नहीं गिवन यानी खाली अगर रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड गिवन है तो वही होगा, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं गिवन क्वेश्चन में। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, और लास्ट आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, उसका कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पे मेरा इनकम मेथड खत्म होता है। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी जो इनकम है, यहाँ पे जी पार्ट खत्म होता है मेरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आते हैं हम एक्सपेंडिचर मेथड के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।